पेज नंबर 38 पे आ जाओ, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। फोन साइलेंट करने बाकी है किसी के तो कर लेना, स्टैट्यूटरी वार्निंग। चलो पेज नंबर 38। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो जीएसटी का टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई आज का टॉपिक है। जीएसटी के जितने भी टॉपिक्स अपने पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाएगा ये, कि टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिनको डिसाइड करना, फाइनलाइज करना ज़रूरी है एक प्रॉपर जीएसटी सिस्टम के मैनेजमेंट के लिए। तो जीएसटी की जब अपने बात कर रहे हैं तो आइडियली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एज अ सप्लायर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी कस्टमर को या क्लाइंट को, और जिसके सामने आप उससे कुछ जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, वो जीएसटी का अमाउंट फिर आप जाके गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हो। ये बेसिक बातें हमने देखी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के माइंड में और असेसी के माइंड में, दोनों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से पॉइंट पे वो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, कि किस डेट पे, किस ड्यूरेशन पे हम ये बोल सकते हैं कि दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, और अब गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो आपसे जीएसटी कलेक्ट कर सके, मतलब सेलर को बोल सके कि आप जीएसटी सबमिट करो जो आपने कलेक्ट किया है। तो इसके लिए ना डेट और टाइम या ड्यूरेशन ये सब डिसाइड करना जरूरी है। दूसरा पार्ट ये है कि जीएसटी कितना अमाउंट कलेक्ट करे, उसके लिए गुड्स या सर्विसेज की करेक्ट वैल्यूएशन जरूरी है। तो उसको अपने बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो करेक्ट वैल्यूएशन होगा तभी जाके सही जीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट कर पाएगी, क्योंकि हमने बात की थी कि जीएसटी जो है वो एक एड वैलोरम ड्यूटी है। एड वैलोरम का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो भाई गुड्स की जितनी वैल्यू होगी, इनवॉइस जितने अमाउंट का बनेगा, परसेंटेज में आपको जीएसटी देना होता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और जो तीसरा पॉइंट है इसका, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो क्यों नेसेसरी है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि जीएसटी का जो सिस्टम है उसमें इंट्रा स्टेट वाला ट्रांजैक्शन अलग है, इंटर स्टेट वाला ट्रांजैक्शन अलग है। तो अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है तो कौन से स्टेट के विद इन आ रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट को भी आधा जीएसटी जाएगा, बाकी का सेंट्रल को। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाने वाला है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए ये भी क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके उस सप्लाई का प्लेस क्या है, लोकेशन क्या है जहाँ पे वो सप्लाई फुलफिल किया गया। वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, सूरत टू मुंबई या गुजरात टू महाराष्ट्र, गुजरात टू राजस्थान, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है वो। तो वो लोकेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। इससे ये समझ में आएगा कि हमें कौन से नाम से कितना जीएसटी कलेक्ट करना है और कौन सी डिपार्टमेंट को या कौन से गवर्नमेंट को पे करना है। आया समझ में? तो ये 3 पिलर्स हैं सप्लाई के, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन आपको पढ़ने, 12, 13 एंड 14। जो सेक्शन नंबर 12 आप पढ़ रहे हो, दैट इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 में, पूरे सेक्शन में सिर्फ गुड्स की बात होगी, सर्विसेज की बात नहीं होगी। तो ये स्टार्टिंग से आप भी अपने माइंड में क्लियर रखना, उसको मिक्सअप मत करना। जब हम सेक्शन 13 पे जाएंगे तो सेक्शन 13 जो है प्योरली सर्विसेज की बात करेगा, उसमें गुड्स का कोई रोल नहीं। और 14 सेक्शन एक डिफरेंट सिचुएशन है, वो जब वहां तक पहुंचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है। तो पहले 12 से शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या बोला हुआ है। बेसिक तो आपको आइडिया आई गया। तो टाइम ऑफ सप्लाई की जो हम बात कर रहे हैं गुड्स के रिगार्डिंग, उसमें पहला जो सबसेक्शन है वो कुछ खास बोल नहीं रहा है। वो सिंपली यही बता रहा है कि जो लायबिलिटी है जो एक असेसी पे अराइज होती है, वो टाइम ऑफ सप्लाई के बेस पे अराइज होती है। जैसे मैं सप्लायर और सर्विस हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, या सपोज मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो वो हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें मैंने आपसे पेमेंट प्लस जीएसटी कलेक्ट किया, तो वो जीएसटी अब गवर्नमेंट मुझसे कब मांग सकती है राइटफुली, कभी ये पैसा हमें सबमिट करवा दो, वो चीज जो है वो टाइमिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 उसी बारे में बात कर रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया। डायरेक्टली अपने चलते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर, जो मेन सेक्शन है जिसके अंदर डिटेल में कुछ बातें हो रही है। अब हेडिंग आप देख लो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल चार्ज मतलब जहाँ पे सेलर बायर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और जाके डिपार्टमेंट को पे कर रहा है, तो उसको अपने क्या बोल रहे हैं, दैट इज नॉर्मल चार्ज। इसके ऑपोजिट दूसरा ऑप्शन क्या है, रिवर्स चार्ज। तो वो आगे के सबसेक्शन में उस पर भी बात होगी। ठीक है, तो नॉर्मल चार्ज वाली सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, इसके बारे में सबसेक्शन 2 आपको क्लैरिटी दे रहा है। अब इसमें नॉर्मली कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसमें एक्टिविटीज क्या क्या होती है वो आप समझो। उन एक्टिविटीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, अगर आपके और मेरे बीच में कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है तो 3 एक्टिविटीज तो इसमें मेजर है। पहली एक्टिविटी तो है सप्लाई, जो मैं एक्चुअली मैं आपको गुड सप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज वन ऑफ द एक्टिविटी। दूसरा, इस सप्लाई के अगेंस्ट में आपको एक इनवॉइस इशू करके दे रहा हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं आपसे कितना अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, कौन सी कैटेगरी के गुड्स हैं, जीएसटी में उसका वो HSN कोड क्या है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, बिल के अंदर सब कुछ लिखा होगा। और तीसरा जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे पेमेंट। ये 3 एक्टिविटीज जब कंप्लीट होती है तो एक ट्रांजैक्शन पूरा होता है।
आई ये बात समझ में, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे कहीं ना कहीं हम ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। चलो ध्यान देना अब यहाँ पे। अब जब इस बात का कंपैरिजन हो रहा है तो इन्होंने जनरली बोला कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। तो इन दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट, और दोनों में से बोला है उन्होंने विच एवर इज अर्लियर। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके समझ में आएगा स्टेप वाइज। बेसिक उन्होंने ये बोला है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसके लिए आपको डेट ऑफ इनवॉइस देखना है, डेट ऑफ पेमेंट देखना है, और दोनों में से क्या डिसाइड होगा, विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन मैंने आपको इनवॉइस इशू किया उसकी डेट, जिस दिन आपने मुझे पैसे पे किए पेमेंट की डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उस डेट को अपने क्या बोलेंगे कि दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। वो जो भी डेट आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी कौन सी डेट पे देना है। देखो जीएसटी का जो पेमेंट है सिंपल टर्म्स में बात करें तो वो मंथली बेसिस पे होता है, एकदम सिंपल। तो अगर इनवॉइस और पेमेंट में से जो भी अर्लियर डेट है वो सपोज डेट आती है 25 जुलाई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये डेट डिसाइड हो गई टाइम ऑफ सप्लाई। अब मुझे ये जो जीएसटी मैंने आपसे कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को कब सबमिट करना पड़ेगा, जब मैं अगस्त मंथ में रिटर्न फाइल करूंगा, क्योंकि जुलाई का रिटर्न कब फाइल होगा, अगस्त में, अगस्त का रिटर्न कब फाइल होगा, सितंबर में, नेक्स्ट मंथ होता है। तो ये डेट अगर फिक्स हो गई गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कि दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इम्प्लाइड है कि अगस्त मंथ में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो इस अमाउंट पे जो भी मैंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा आपसे वो मुझे जाकर डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा। तो इससे क्लैरिटी आएगी ना कि भाई कब किसको कितना जीएसटी चुकाना है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्टेबल रहेंगे, उनको भी आइडिया रहेगा, अच्छा मुझे भी क्लियर रहेगा कि मुझे जीएसटी कब जाके पे करना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और मैं इसको डिले नहीं कर पाऊंगा। अगस्त फिक्स कर दिया मतलब अगस्त में देना ही पड़ेगा, आया समझ में। तो इसलिए हम ये चीज डिसाइड कर रहे हैं। तो इन जनरल आप ऐसे ध्यान रखो, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसा बोला है। लेकिन ये इतनी सी कंडीशन नहीं है, इसके अंदर और भी बातें हैं जो अभी हमें क्लियर आउट करनी है। अब एक एक करके हम उन पॉइंट्स पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर हो रहा है किस पॉइंट पे बात हो रही, आगे देखते हैं। सब कुछ अंदर लिखा हुआ ही है, ऐसी कोई टेंशन नहीं। देखो जो मैंने आपको बोला ये दो चीजें कंपेयर हो रही है, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट, इसमें से हम बात कर रहे हैं विच एवर इज अर्लियर, ये मैंने आपको बोला। लेकिन इसके अंदर ना हिडन कंडीशंस है, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है और यहाँ पे भी कंडीशन रहेगी। उन कंडीशंस पे एक एक करके अपने बात करते हैं। अगर मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो गुड्स में मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा हूँ जैसे उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने बोला गुड्स विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और अदरवाइज उसका ऑपोजिट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऐसे करके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। सिंपल चीज़ है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी गुड्स जिसमें उनका मूवमेंट इन्वॉल्व होता है उसका मतलब क्या है, जो गुड्स मैं मेरी फैक्ट्री से निकाल के आपकी फैक्ट्री पे पहुंचा रहा हूँ, आपके शोरूम पे, आपके गोडाउन पे पहुंचा रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब वो कोई भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, खाने पीने के पैकेज फूड हो सकता है, एनीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकती है। तो जो भी ऐसा सामान है जो आप मुझसे परचेज करते हो और आपकी प्रीमाइसिस पे डिलीवर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये फर्स्ट कैटेगरी और ये सेकंड कैटेगरी। अभी फर्स्ट में बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो उस सिचुएशन में अपना टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, समझ आया। अब मैंने आपको क्या बोला, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई तो यही होता है। लेकिन ये जो इनवॉइस पे मैंने स्टार मार्क लगाया ना, इसका मतलब है कंडीशंस अप्लाई। अब क्या कंडीशन है वो समझो। अगर गुड्स उस कैटेगरी के हैं कि जिनका मूवमेंट जरूरी है डिलीवर करने के लिए, तो उस सिचुएशन में जब अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकालते टाइम ये दो कंडीशंस फॉलो करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये इनवॉइस की जो डेट है ना वो है क्या। इन शॉर्ट ऐसा है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालते टाइम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये इनवॉइस कौन सी डेट पे इशू होना चाहिए इसके लिए कंडीशन रखी हुई है उन्होंने। और वो कंडीशन क्या है वो समझते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स वाली सिचुएशन है तो बोला ऑन और बिफोर, जिस दिन गुड्स मेरी फैक्ट्री से रिमूव हो गए आपके यहाँ सप्लाई होने के लिए, उस दिन या उससे पहले मुझे इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा, ये डेडलाइन मेरे ऊपर है। समझ में आ रही है सिचुएशन, ठीक है। डेट्स के साथ अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कुछ है, तो ये जो इनवॉइस मैंने इशू किया वो इनवॉइस की डेट में रख रहा हूँ। आज कौन सी डेट है, 22 या 23, आज की डेट रख लेते हैं 23 जुलाई। आप जो इसका पेमेंट मुझे कर रहे हो वो पेमेंट की डेट अपने रख लेते हैं 28 जुलाई, मतलब बाद में पेमेंट करोगे, अभी आपने किया नहीं। अच्छा, ये जो गुड्स का रिमूवल हो रहा है ना फैक्ट्री से, इसको हम बोलेंगे डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स का जो रिमूवल हो रहा है वो हो चुका है 21 जुलाई को। एक एग्जांपल ही आपको दे देता हूँ ना तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मली टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या बोलता है, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इसको अगर देखें तो फिर ये डेट आपका आंसर होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। ये जो इनवॉइस की मैंने डेट ली है ना, दिस इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, एंड कंडीशन क्या है कि अगर आपके गुड्स का मूवमेंट होता है
तो उस सिचुएशन में ये जो आपका इनवॉइस है ना, ये कब तक इशू हो जाना चाहिए? ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से निकले उस दिन या उसके पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके बाद होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ आया? अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में अपने गुड्स कब रिमूव हुए? 21 जुलाई को। मैंने इनवॉइस कब इशू किया? 23 जुलाई। तो ये करेक्ट है या गलत हो रहा है? यहाँ पे गलत हो गया। तो ये डेट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर इनवॉइस इस डेट पे या इससे पहले इशू हो गया होता तो इनवॉइस की डेट ले सकते थे, बट क्योंकि ये डिले हो गया, डिले वाली सिचुएशन में हमें इस डेट को इग्नोर करना पड़ेगा और इसके बदले ये वाली डेट यूज करनी पड़ेगी। मैं इन शॉर्ट ऐसा बोल रहा हूँ, इनवॉइस को इशू करने की ये ड्यू डेट होती है, उससे डिले करोगे तो इनवॉइस की डेट आप यूज नहीं कर पाओगे टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। और वो ड्यू डेट है क्या? ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। तो अगर इसके बाद आप इनवॉइस इशू करते हो तो वो इनवॉइस की डेट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यूज नहीं हो सकती। तो अब इस पूरी सिचुएशन में अपने कौन सी दो डेट को कंपेयर करेंगे? इनवॉइस और पेमेंट या रिमूवल और पेमेंट? ये इनवॉइस वाली डेट यूज होगी। कौन सी डेट यूज करेंगे? ये वाली। तो दिस वर्सेस दिस, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या आ गया? 21 जुलाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो गया। अब जुलाई की 21 डेट डिटरमाइन हो गई, इसका मतलब ये है कि इस पे जो भी जीएसटी मैंने आपसे कलेक्ट किया मुझे अगस्त मंथ में गवर्नमेंट को पे करना है। तो मंथ फिक्स हो गया कि कौन से मंथ में मुझे पेमेंट उनको करना है, बात खत्म हो गई। क्लियर? तो इनिशियली वो लोग सेक्शन में ऐसा बोलते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बहुत सिंपल है, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट ये इतना सिंपल है भी नहीं, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है। डेट ऑफ इनवॉइस आप तभी यूज कर सकते हो जब वो इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया हो। अब रिमूवल वाले केस में टाइम क्या है? ऑन और बिफोर। जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से रिमूव हुए या उसके पहले आप कभी भी इनवॉइस इशू कर दो तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। अब इसमें मैं डेट चेंज कर देता हूँ, इनवॉइस की डेट हम कर देते हैं 18 जुलाई। अब बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट कंपेयर करनी है, लेकिन कंपेयर करते टाइम ध्यान रखना है कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। वो ध्यान रखने के लिए इससे कंपेयर करना पड़ेगा। गुड्स रिमूव हुए 21 जुलाई को, उससे पहले इनवॉइस इशू हो गया था, मतलब टाइम पे इशू हुआ, कोई डिले नहीं है। तो आप इनवॉइस की डेट अज्यूम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों को आप कंपेयर कर लो, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो आगे इनवॉइस की डेट, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन जुलाई ही आया, पेमेंट तो अगस्त में ही करना है, बट प्रॉपर डेट्स को डिटरमाइन करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि ये तीनों ट्रांजैक्शन एक ही महीने में हुए होंगे। ये एक्टिविटीज, इनवॉइस, पेमेंट, रिमूवल, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक जुलाई में आया, एक अगस्त में आया। तो फिर एकदम एक्यूरेट डेट क्या है वो डिटरमाइन करना नेसेसरी है। बोलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? समझ आ रहा है? तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं वो क्लियर हो गया। अब डेट्स चेंज करूंगा तो उससे फर्क भी पड़ सकता है, दूसरे मंथ की डेट्स भी अपने ले लेंगे, पेमेंट बाद में आया, गुड्स कब रिमूव हुए, इनवॉइस कब इशू हुआ। तो जितना वेरिएशन करेंगे उतना आपको नए आंसर मिलेंगे, बट जनरल जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, वो समझना जरूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई अपने कैसे डिटरमाइन करते हैं। यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे है समझ में? अब थियरी में आप देख लो, नोट्स में मेंशन किया हुआ है। जो 12 सबसेक्शन 2 है उसमें बोला है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। आइदर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, इन दोनों में से कोई भी एक। फर्स्ट, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस by the supplier or the last date on which he is required to issue the invoice with respect to the supply। देखो वही बात हो गई, या तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, जो सप्लायर ने जिस डेट पे इनवॉइस इशू किया, या फिर द लास्ट डेट। वो लास्ट डेट कौन सी पता है? ये ऑन और बिफोर जो मैंने आपको बोला ना, ड्यू डेट। ड्यू डेट की बात हो रही है। तो डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट आप जब कंपेरिजन कर रहे हो तो इनवॉइस पे एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ कि दिस इज सब्जेक्ट टू दिस डेट। लेट नहीं होना चाहिए तो इनवॉइस की डेट आप ले पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है कि कुछ भी हो डेट ऑफ इनवॉइस ही लेनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेट ऑफ इनवॉइस लेनी है, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। फुलफिल हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये डेट लेनी पड़ेगी। आगे समझ में? क्लियर? दूसरा पॉइंट वही बी पॉइंट में, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। तो कंडीशंस दोनों वही की वही चल रही है जो अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। अभी एक बेसिक आपको एक ही टाइप बताया मैंने, जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, और ये सारी बातें क्वेश्चन में क्लियर की होंगी कि गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट और डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। उस हिसाब से हमें क्या रूल लगाना है आपको पता होगा। तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स जिस दिन रिमूव हुए, इसका इनवॉइस पहले से इशू हो गया था और पेमेंट बाद में आया। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर ले सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ। अगर ये इनवॉइस 21 जुलाई के बाद इशू होता किसी भी डेट पे, तो फिर हम इनवॉइस की डेट नहीं ले सकते थे। फिर हमें क्या लेना पड़ता? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, उसी को इनवॉइस की लास्ट डेट मानते, ड्यू डेट, और उसके साथ कंपेयर करते पेमेंट की डेट। आगे है समझ में? यहाँ तक सिंपल? ठीक है, ओके। तो ये सिचुएशन ऐसी है। इस पर कुछ इलस्ट्रेशंस हैं भी बुक में, अपने सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सम सॉल्व करवा दूंगा, तो प्रैक्टिकली भी आपको पता चल जाएगा। बट एग्जांपल इसी टाइप के आएंगे, आपको डेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ करना नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो आप उसमें देखना, नीचे एक प्रोविजो दे रखा है
एक हावेवर करके एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पूरा पैराग्राफ मैंने कट किया हुआ है, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट का इफेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है। उसका जो नोटिफिकेशन है नीचे वो उसका सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम आ रही थी प्रैक्टिकली, हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना जीएसटी में, वे गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इम्पोज किया तो उन्होंने बोला कि आप हमें एक बार जीएसटी इंप्लीमेंट करने दो। इंप्लीमेंट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें पता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वेराइटी ऑफ ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स, सबके लिए एक सिंगल कानून सबको खुश नहीं रख सकता है, किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी। बट जो भी आपकी जेन्युइन कंसर्न है आप हम तक पहुंचाओ, हम उसका सॉल्यूशन निकालने की बेस्ट ट्राई करेंगे। उतना आप फेथ रखना, हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपके लिए एक बेस्ट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करे। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस गवर्नमेंट ने बहुत बार एक्ट में किए और ये शो किया कि उनका इंटेंट था कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रोवाइजेशन में कोई उन्होंने ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। अब ये भी एक ऐसी सिचुएशन थी जो सप्लाई के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, एक तो बात हो रही है स्पेसिफिक यहाँ पे गुड्स की। अब गुड्स के केस में क्या होता है, सपोज जैसे मैं सप्लायर हूँ और मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूँ और आप क्लाइंट हो, गुड्स खरीदने आ रहे हो, तो आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया और बोला कि भाई काफ़ी क्वांटिटी में आपको गुड्स चाहिए और ऑर्डर वैल्यू सपोज 10 लाख रुपए, इतने के गुड्स आप मुझसे खरीदना चाहते हो। तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने बोला ठीक है 15 दिन में गुड्स रेडी हो जाएंगे, उस दिन आके ले जाना और पेमेंट दे देना। गुड्स के केस में ऐसा होता है, एडवांस मांगता हूँ मैं या नहीं मांगूंगा? आप ही सोचो, अगर आप सप्लायर हो और 10 लाख रुपए के गुड्स कोई आपसे खरीद रहा है तो आप उससे एडवांस पैसे मांगोगे या नहीं मांगोगे? 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। आज तो ऐसा है ना, 5,000 का ऑर्डर होगा ना तो भी एडवांस मांगूंगा, बोलो 50% पैसे एडवांस देके जा। ऐसे ही होता है। आप कोई अगर छोटी सी शॉप पे भी चले जाओ ना, खाने पीने के लिए ऑर्डर दे दो किसी को कि भाई 50 प्लेट ये बनाना है, वो बनाना है, घर पे फंक्शन है, वो बोलेगा 50% पैसे देके जाओ, बाकी का उस दिन डिलीवरी लेने आओगे तब देके जाना। तो गुड्स के मामले में आजकल एडवांस के बिना कोई काम नहीं करता। ये एक जेन्युइन सिचुएशन है और ये मार्केट प्रैक्टिस है, कोई नई बात नहीं है। अब ये जो प्रोविजो था जो अब कट हो चुका है, प्रोविजो ऐसा बोलता था कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट से, कस्टमर से, बायर से एडवांस पैसा लिया और वो एडवांस पैसा 1,000 रुपये से ज़्यादा है, 1,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप एडवांस लेते हो तो उस एडवांस का आपको इनवॉइस अभी बना के देना पड़ेगा इमीडिएटली, और उसके ऊपर उसे जीएसटी भी अभी कलेक्ट करना पड़ेगा और वो जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई उस इनवॉइस के हिसाब से होगा। अब बैलेंस पेमेंट आप जब लोगे ना तो उसका इनवॉइस बाद में अलग से बना के देना और फिर उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है वो बाद में सबमिट करना। मतलब इन शॉर्ट एक ट्रांजेक्शन पर 2 इनवॉइस। समझ आ गया ये? तो जो 10 लाख रुपए के ऑर्डर की बात हो रही है, मैंने आपको बोला एक काम करो, अभी ना मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दे दो। चलो 50% नहीं मांग रहा हूँ, कुछ भी अमाउंट है, 2 लाख रुपए एडवांस दे दो कि कुछ तो आपका पैसा मेरे पास रहेगा, एटलीस्ट मेरा कुछ कॉस्ट तो कवर होगा। उस दिन आप नहीं आए ऑर्डर लेने तो मैं क्या करूंगा? तो ये 2 लाख पे ना मुझे अभी आपसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन पेमेंट बेसिस, और ये जो भी अमाउंट बनेगा वो जाके मुझे गवर्नमेंट को इस मंथ के एंड पे या नेक्स्ट मंथ जब मैं रिटर्न भरूंगा ना तब सबमिट करना पड़ेगा। फिर जब आप आओगे गुड्स लेने तो बाकी का बैलेंस पेमेंट भी तो करोगे 8 लाख रुपए, उसके ऊपर जीएसटी तब अलग से कलेक्ट करूं, उसका इनवॉइस अलग बनाऊं, फिर वो भी जाके गवर्नमेंट को पे करूं। तो 2 बार ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अननेसेसरी। सारे ट्रेडर्स ने कंप्लेंट किया कि देखो भाई ये गुड्स है, सर्विस नहीं है। गुड्स वाले केस में बिना एडवांस के काम करना मतलब लॉस करने की गारंटी है, कस्टमर बाद में आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? तो एडवांस तो हमें लेना ही होता है। और गुड्स का टर्नओवर 2-4 हज़ार की बात नहीं है कि हम 1,000 रुपये एडवांस ले लें। अब 10 लाख के ऑर्डर में मैं 1,000 रुपये एडवांस लूंगा, कोई सेंस है उसका? जो ऑर्डर दे रहा है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसको बाद में नहीं आना है वो नहीं आएगा, 1,000 रुपये के लिए थोड़ी आएगा। तो 10 लाख के ऑर्डर में तो मैं 2-4 लाख रुपए उससे एडवांस मांगूंगा। तो इस सिचुएशन में ट्रेडर्स के लिए, गुड सप्लायर्स के लिए ये रेगुलर प्रॉब्लम रहेगा कि 2 बार अकाउंटिंग, 2 बार इन्वॉइसिंग, 2 बार जीएसटी पे करना, ये सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाया है कि इसका कोई सोल्यूशन करो, ये प्रोविजो जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, तो इसको आप चेंज करो। तो उन्होंने क्या किया, प्रोविजो को कर दिया डिलीट। बोले हम प्रोविजो को हटा देते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो नीचे आपको बॉक्स में नोटिफिकेशन दिया है उसका नंबर देख लो क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ द ईयर 2017। कौन सी डेट से इफेक्टिवली अप्लाई हुआ? जीएसटी कब आया था आपको पता ही है, कितना डिफरेंस है? 2-4 महीने का फर्क है ना। तो जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ उसी ईयर में इमीडिएट 15 नवंबर को ही ये नोटिफिकेशन आ गया। तो जैसा मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम आई, उनको इन्फॉर्म किया, सॉल्यूशन इमीडिएटली निकाल दिया। अब ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आप ये समझ लो। इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि अगर एडवांस मनी आपने रिसीव किया इन केस ऑफ गुड्स, और वो कितना भी हो, फिर 1,000 रुपये हो या 1,000 से ज़्यादा हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस बेस पे होगा और रिसीट बेस पे नहीं होगा। मतलब जब मैंने आपसे एडवांस रिसीव किया ना उस बेस पे मुझे ये करने की अब ज़रूरत नहीं है, जब पूरा इनवॉइस बनेगा फाइनली उस बेस पे ही आप जीएसटी सबमिट करवा देना तो चलेगा। तो डिपार्टमेंट ने एसएससी को ये 2-2 बार प्रोसेस करने से बचा लिया, इस चीज़ को रोक दिया। तो नॉर्मली अपने क्या करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए अभी भी हम बात कर रहे थे ना, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट। इन जनरल तो बेसिक कंडीशन यही है, और इसमें से क्या सिलेक्ट होता है?
विच एवर इज अर्लियर। अगर आप यही रूल एडवांस वाले केस में लगाओगे तो हमेशा डेट ऑफ पेमेंट ही आंसर आएगा ना, बोलो करेक्ट है। क्योंकि 2 लाख रुपए आपने मुझे एडवांस दिया, तो वो 2 लाख रुपए एडवांस जो है उसके बेसिस पे मुझे इमीडिएट इनवॉइस बना के जीएसटी भरना पड़ेगा, जो ये बात पहले हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं आप ऐसा मत करो, जब भी एडवांस रिसीव होगा अगर गुड्स का मामला है तो रिसिप्ट बेसिस पे, मतलब जिस दिन पेमेंट मिला उस बेस पे कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब कस्टमर से अभी के अभी जीएसटी लेना, अभी कभी उस अमाउंट का इनवॉइस बनाना और वो जीएसटी सबमिट करवाना, ये मत करो चलेगा। जब वो बाद में ये अमाउंट देने आएगा ना, तब आप उससे पूरा जीएसटी मतलब जीएसटी ऑन ₹10 लाख एक साथ ले लेना और तभी हमें सबमिट करवा देना, चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, कोई अगर अपने को एडवांस पे करके जाता है तो अपने उसको इनवॉइस बना के देते हैं या रिसीट देते हैं? रिसीट देते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट के हाँ मैंने आपसे पैसे एडवांस लिए। और अपने कस्टमर को ये बोलते हैं कि जब आप डिलीवरी लोगे और फुल पेमेंट करोगे तो मैं 10 लाख का एक इनवॉइस ही बनाऊंगा, भले आपने मुझे 2 लाख रुपए अभी दिए। तो बताइए वो इनवॉइस बनता भी है ना, तो उसमें ऐसा दिखेगा कि लास्ट में जो आपका इनवॉइस बनेगा उसमें दिखेगा कि भाई 10 लाख रुपीज का बिल हुआ, और उसमें आप ये मेंशन कर दोगे कि 2 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ था, 8 लाख रुपीज अभी और पेएबल है, और आप जीएसटी पूरे पे गिनोगे ना 10 लाख पे। बिलिंग तो ऐसे ही होता है कि 10 लाख पे मुझे आपसे इतना जीएसटी कलेक्ट करना है, तो टोटल अमाउंट पेएबल ये हो गया, उसमें से आप 2 लाख दे चुके हो, बाकी का जो 8 लाख प्लस जीएसटी बनता है वो दे दो और बात खत्म हो गई। इनवॉइसिंग तो ऐसे ही होने वाला है। तो इन शॉर्ट इस नोटिफिकेशन के आने से अब एज अ सप्लायर मैं एक सिंगल इनवॉइस बनाऊंगा तो भी काम चलेगा। आई बात समझ में? मुझे ऐसे 2 इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं। जीएसटी के अमाउंट के साथ आपको टैली करा देता हूँ कि इनवॉइस कैसे बनेगा। सपोज जीएसटी का रेट 12% है, तो टोटल मुझे आपसे कितने पैसे लेने हैं? 11,20,000। ये समझ में आ गया? तो ये इनवॉइस की वैल्यू 11,20,000 मैं ऐसा बिल बनाऊंगा। अच्छा, वो जो 2 लाख रुपए आपने एडवांस दिए थे वो क्या करूंगा इसमें से लेस, और कितने पैसे मुझे आपसे लेने? 9,20,000। तो ये पेएबल रहेगा। क्लियर हो गया? तो एक ही बार इनवॉइस बनाना है, 2 बार इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और ये तो जो मैंने आपको रिसीट दी थी कि एडवांस मैंने रिसीव किया है, उसके बेस पे मैंने लेस कर दिया और बोला कि अभी इतना पेएबल है, ये आपका ऑलरेडी अमाउंट मेरे पास था। तो जब मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए थे तब उस पर मैंने आपसे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ प्योर 2 लाख रुपीज लिया और उसका आपको मैंने रिसीट दे दिया। अब जब मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो देखो 10 लाख पे पूरे पे ही जीएसटी गिन रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को भी उतना ही अमाउंट मिलना चाहिए और उतना ही मिल रहा है, उनका भी कोई लॉस नहीं। समझ आया? 2 इनवॉइस बनाने के बदले एक इनवॉइस में आपका काम हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन क्या है वो क्लियर हो रहा है? समझ आया? उन्होंने बोला कि एडवांस अगर आप रिसीव करते हो ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स तो रिसिप्ट बेसिस पे कोई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसका डेट ऑफ इनवॉइस या फुल इनवॉइस बाद में बनाओगे तो उस इनवॉइस बेसिस पे आप जीएसटी सबमिट करवा देना। बट इसमें एक हिडन पॉइंट और है, ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट आता रहता है बीच बीच में। जो इनवॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, इनवॉइस बेसिस, मैंने टर्म यूज किया इनवॉइस बेसिस, नॉट एग्जैक्टली द डेट ऑफ इनवॉइस। अब बोले इसमें क्या ट्विस्ट है, सीधा सीधा इनवॉइस बेसिस डेट ऑफ इनवॉइस एक ही तो हुआ। अभी जब मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो मैंने आपको बोला ना इनवॉइस के ऊपर एक स्टार मार्क होता है। क्या स्टार मार्क होता है? कंडीशन कि इनवॉइस इशू करने की एक ड्यू डेट होती है, तो वो ड्यू डेट का ध्यान हमें अभी भी रखना है। आया समझ में? तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इनवॉइस बेसिस, तो दैट मीन्स कि जो भी डेट ऑफ इनवॉइस एक्चुअली में होगी, मान लेते हैं ना 25 जुलाई जैसे अपने रख रहे थे, तो उसके साथ साथ वो डेट ऑफ रिमूवल देखनी पड़ेगी या नहीं? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, वो तो अभी भी देखना ही पड़ेगा। पेमेंट वाली डेट को भूल जाओ, एडवांस के लिए डेट को भूल जाओ, लेकिन जब इनवॉइस वाली डेट आप देख रहे हो तो उसमें आपको डेट ऑफ रिमूवल वाला पॉइंट तो टैली करना ही पड़ेगा। अब गुड्स रिमूव हो गए आपके सपोज 24 को और इनवॉइस इशू हुआ 25 को, ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर आपकी कौन सी रेलेवेंट डेट आ गई? 24 जुलाई। सो दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आया समझ में? तो मैंने इसलिए टर्म यूज किया इनवॉइस बेसिस, मैंने ये नहीं बोला डेट ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस बेसिस और डेट ऑफ इनवॉइस में ये एक बड़ा डिफरेंस है। आंसर के हिसाब से तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, या तो ये आंसर आएगा या वो। थियरी लिखने का आपके पास कोई स्कोप नहीं। समझ आया? अब वो जो नोटिफिकेशन है बॉक्स में, आप उसकी लैंग्वेज खुद अपने हिसाब से रीड कर लो, उसमें सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो और जो मैंने समझाया उसे टैली करो, वो लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अपने एक और फ्रेश एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो क्लियर हो जाएगा। पहले आप पढ़ लो। चलो ये हो गया, आपने पढ़ा नोटिफिकेशन। लैंग्वेज में कोई डाउट है? वैसे तो ना मैंने वो फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दिया है, उसमें मैंने जो उसका हेडिंग लिखा है ना नोटिफिकेशन का, उसी में मेंशन किया हुआ है टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज टू बी पेड ऑन इनवॉइस बेसिस एंड नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो वो इनवॉइस बेसिस का मतलब आपको ध्यान रखना है कि इनवॉइस बेसिस गिनते टाइम आपको ये डेट ऑफ रिमूवल वाला या जो भी उसके साथ हिडन कंडीशन होती है उसके साथ तो कंपेयर करना ही है। आपको सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट में इससे छुटकारा मिल गया, बट ये कंडीशन तो एज इट इज रहेगी जिसमें ये पॉइंट अपने आप आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट। ये चीज भूलना नहीं है हमें, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इसमें देखो, ये एडवांस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ,
एडवांस का सिंपल मतलब ये होता है कि एक्चुअल डिलीवरी या एक्चुअल सप्लाई से पहले किया गया पेमेंट, मतलब अभी गुड्स मेरी फैक्ट्री से रिमूव हुए नहीं है, उसके पहले अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो ही वो एडवांस है। अगर गुड्स रिमूव हो गए उसके बाद आप मुझे पैसा देते हो तो एडवांस वाली बात नहीं आती। अब एक पॉइंट आता है इसमें, बोले सर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का मतलब कि मैंने आपको गुड्स दे दिए हैं लेकिन आप मुझे पैसा थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो, तो क्या वो एडवांस वाली सिचुएशन है? नहीं। तो फिर ये नोटिफिकेशन, ये 1000 रुपये, ये रूल मैटर करता है? नहीं। फिर तो क्या होगा, हर इंस्टॉलमेंट का मुझे आपको सेपरेट इनवॉइस बना के देना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट में एक और सिचुएशन आती है, वो ईएमआई वाली। ठीक है, बोले सर मोबाइल फ़ोन खरीदा ईएमआई पे, तो मोबाइल फ़ोन आपने ईएमआई पे खरीदा तो मोबाइल बेचने वाली कंपनी आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे रही है या कोई इंटरमीडियरी ये फैसिलिटी दे रहा है? शॉप वाला, बजाज फाइनेंस वाला, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड। तो सेलर को तो पूरा पैसा मिल चुका है ना, जिसने मोबाइल बेचा आपको उसको तो पूरा पेमेंट मिल गया है। जो इंटरमीडियरी है बजाज फाइनेंस, वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रहा हूँ, सेलर को तो मैंने पूरा पैसा दे दिया है, अब आप मुझे ना हर महीने इतना इतना पैसा जो है वो आपके अकाउंट में से ट्रांसफर कर देना। तो सेलर एक इनवॉइस बनाएगा कि हर महीने इनवॉइस बनाएगा? सेलर ओरिजिनल जिसने मोबाइल बेचा है तो एक ही इनवॉइस बनाता है ना। मोबाइल फोन ईएमआई पे लेते हो तो हर महीने बिल आता है क्या? उसने तो आपको एक बिल इशू करके दे दिया कि मैंने मोबाइल इतने बेचा, और बजाज फाइनेंस वाले ने उसको पैसा दे दिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप बजाज फाइनेंस वाले को ईएमआई भरते हो कि नहीं भरते हो। समझ में आ रहा है? तो वो इंटरमीडियरी आपको सर्विस दे रहा है, तो वहाँ पे तो एक ही इनवॉइस बनता है। लेकिन सेलर, प्रोडक्ट बेचने वाला, खुद ही आपको अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रहा है तो फिर उसको हर पेमेंट पे अलग अलग इनवॉइस बना के देना पड़ेगा। ये फिर रूल रहेगा, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन यहाँ पे नहीं रखी। आगे है समझ में? क्लियर? तो एडवांस वाला क्या पॉइंट है वो क्लियर हुआ। एक्चुअल प्रोविजन ऑफ सप्लाई से पहले दिया गया पैसा एडवांस वाली सिचुएशन होती है। अब इसके लिए अपन एक फ्रेश एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं, कुछ डेट्स ले लेते हैं, उसके बेस पे आप बता दो कि क्या आंसर होना चाहिए। पूरा हटा ही देता हूँ। ठीक है, कुछ एडवांस की बात कर लेते हैं। अमाउंट एडवांस आप जो पे कर रहे हो, लेट दैट अमाउंट बी 50,000 रुपीज़। 50,000 एडवांस पे कर रहे हो और इसकी जो डेट है वही 25 जुलाई से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस। जो टोटल अमाउंट पेएबल है वो है 3 लाख रुपीज़। ये टोटल अमाउंट है और प्लस इस पे जीएसटी आप पे करोगे एट 12%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,36,000, जिसमें से अभी आप 50,000 रुपये मुझे दे चुके हो। ये आपको बाकी का बैलेंस पेमेंट जो भी है वो तब करना है जब गुड्स की आप डिलीवरी लेने आओगे। अब इस सिचुएशन में जो गुड्स का डेट ऑफ रिमूवल है, लेट इट बी 5 अगस्त। इस दिन एक्चुअली में गुड्स मैंने फैक्ट्री से रिमूव किए और आपने पैसा इसके पहले दिया, इसलिए ये एडवांस माना जाएगा। ये एकदम क्लियर। अब इसका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस मैंने ऑलरेडी आपको इशू कर दिया था जस्ट उसके 2 दिन पहले, 3 अगस्त को ये डेट पे इनवॉइस इशू हो गया। अब जो बाकी का बैलेंस पेमेंट है वो आप मुझे इसके बाद करोगे। तो सपोज आपने पेमेंट किया 10 अगस्त 2022, जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, मतलब 3,36,000 में से 50,000 अपने हटा देते हैं, ये बचेगा 286। तो इतना पेमेंट आपने मुझे इस डेट पे किया। ये पूरी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको देखना है। तो एक बार आप देख लो, पूरा डेटा आपके पास है, क्या करना चाहिए इसमें। ये जो 50,000 एडवांस है, क्या इसके लिए इस डेट पे कोई इनवॉइस बनाने की जरूरत है? नहीं। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि गुड्स है, एडवांस मनी है, कितना भी अमाउंट हो, नोटिफिकेशन की वजह से हम बच गए। रिसिप्ट बेसिस पे कोई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना मुझे आपसे इस 50,000 पे कोई जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आपने 50,000 एडवांस दिया, मैंने उसकी रिसीट दे दी, बात खत्म हो गई। अब क्या होगा, ये सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब इस सिचुएशन में हम पेमेंट की डेट तो ये वाली तो देख ही नहीं रहे, हम कौन सी डेट देखेंगे? आगे की जो डेट होगी इनवॉइस की और रिमूवल की, वो सारी डेट्स देखेंगे। तो फॉर दिस 50,000, ये 50,000 रुपये की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो डेट ऑफ पेमेंट है वो मैटर नहीं करती। क्लियर? अब जब आगे इनवॉइस बनेगा, गुड्स रिमूव होंगे, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। आगे की डेट्स आपके सामने है। इनवॉइस की डेट क्या है? 3 अगस्त। रिमूवल की डेट क्या है? 5 अगस्त। तो इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ या लेट हो गया? टाइम पे इशू हुआ। ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो आपने डिसाइड कर लिया कि इनवॉइस की डेट हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अब बैलेंस पेमेंट की बात करें। अब एक चीज़ और क्लियर रखना, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये दूसरा ट्रांजेक्शन। समझ आए? इसके लिए जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने की बात की, तो हमने फिक्स कर लिया कि पेमेंट की डेट देखने की जरूरत नहीं है। जब इनवॉइस बनेगा ना, उस बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। लेकिन इस पेमेंट के लिए क्या करें? 2,86,000 के लिए तो यहाँ पे भी पेमेंट की डेट इग्नोर करें या कंसीडर करनी पड़ेगी? यहाँ कंसीडर करनी पड़ेगी। तो 50,000 की स्टोरी तो आपको क्लियर है।
अब मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो इस अमाउंट के लिए तो आप ये डेट भी देखोगे ना, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर। समझ आया? और इस 50,000 के लिए डेट कौन सी सिलेक्ट होगी, डेट ऑफ इनवॉइस। समझ आ गया? तो यहाँ पे ना दो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो रहे हैं, 1 और 2 कर देता हूँ ऐसे समझने के लिए। जब मैं 50,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करते टाइम हम पेमेंट की डेट को टोटली इग्नोर करेंगे। हम क्या देखेंगे, सिर्फ इनवॉइस बेसिस। सिर्फ इनवॉइस बेसिस मतलब यही दो देखेंगे, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सी डेट सिलेक्ट हुई आपकी, 3 अगस्त 22। और यही जब इस पेमेंट की बात करेंगे तो ये एडवांस है क्या, ये तो रेगुलर पेमेंट है ना सप्लाई के बाद। तो इसको कैलकुलेट करते टाइम अपना जो नॉर्मल रूल था ना, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट, और इसमें स्टार मार्क, वही वाला रूल लगाएंगे। तो इनवॉइस और रिमूवल दोनों में से विच एवर इज अर्लियर मतलब ये, इसको कंपेयर करेंगे विद पेमेंट, दोनों में से अगेन विच एवर इज अर्लियर मतलब ये। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो आया अगेन वो कितना आ गया, 3 अगस्त, लेकिन कौन से अमाउंट के लिए, 2,86,000 के लिए। आया समझ में? तो दो पार्ट में पेमेंट हुआ है, तो दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई हम डिफरेंट गिनेंगे। डेट कोइंसिडेंटली सेम आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हमको सेपरेटली यहाँ पे करना है। अब पूरी सिचुएशन क्लियर हुई, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई अभी भी कंफ्यूजन, नोटिफिकेशन का इफेक्ट समझ आ गया? तो इसके लिए देखो, दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई सेम आ गया ना, तो आप इसी डेट के हिसाब से पेमेंट कर दो। इनवॉइस तो आपने सिंगल ही बनाया होगा ना, 2 इनवॉइस बनाने हैं ना 2 बार पेमेंट करने जाना है। जब ये टाइम ऑफ सप्लाई आया है, तो इस अमाउंट का जो जीएसटी है जो आपने यहाँ कलेक्ट किया ना 36,000, वो आप गवर्नमेंट को कौन से मंथ में पे करने जाओगे, सितंबर, क्योंकि 3 अगस्त इस टाइम ऑफ सप्लाई, इसका रिटर्न तो सितंबर में फाइल होगा। तो 36,000 आपको गवर्नमेंट को तब जाके सबमिट करने हैं, एक ही बार, 2 बार ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं, ना ही 2 बार इनवॉइस बनाना है। सिचुएशन क्लियर हो गई? ठीक है, नहीं तो इसके बदले आपको 2 बार इनवॉइस बनाना पड़ता। और देखो ये डेट जुलाई की है ना, तो 50,000 पे 12% कलेक्ट करके अगस्त में पे करते, बाकी 286 या जो भी अमाउंट होता वो आप बाकी का जाके बाद में फिर उनको सितंबर में पे करते, दोनों के 2 ट्रांजेक्शन हो जाते। तो क्या मतलब है हर ट्रांजेक्शन में 2 बार इफेक्ट देने का, 2 बार जीएसटी भरने जाने का। तो ये आपके लिए काम सिंपल कर दिया, डन। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ भी नहीं समझ आएगा? देख लेते हैं, अभी काम का हो तो बताता हूँ। 14 वाला अभी जाने दो, जब मैं एंड में आपको समझाऊंगा तो वो कवर हो जाएगा। सेक्शन 14 का अभी काम नहीं है। आ गया यहाँ तक क्लियर पूरा? ठीक है, चलो। तो इसमें से कुछ नोट करना है आपको, एग्जाम्पल लिखना है। ऐसे तो आगे समझ आने ही वाले, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, चलो, हाँ ध्यान दो। अब एक बेस आपका क्रिएट हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में आपको बेसिक चीज समझ आ गई। अब आगे जो वेरिएशन आएंगे वो वेरिएशन समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा था, मैंने आपको बोला कि जो गुड्स का मैं सप्लाई आपको कर रहा हूँ, वो गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व था या नहीं था। तो गुड्स विच वर मूवेबल, जिसमें मूवमेंट हो रहा था, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे थे। अब जो मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ ना, उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। ऐसा भी होता है कि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा लेकिन ओनरशिप चेंज हो रही है, ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एस्टेब्लिश्ड है, उसके अंदर मशीन्स, प्लांट, ये सब लगा हुआ है। अब फैक्ट्री की प्रीमाइसिस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अंदर की मशीन्स तो मूवेबल है ना। अब हुआ ये कि वो फैक्ट्री एक लोकेशन पे है, मैंने फैक्ट्री आपको सेल कर दी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा सेल कर दिया और अंदर की मशीन्स भी सेल कर दी। तो आप क्या मशीन निकाल के अपने घर पे ले जाओगे या वो फैक्ट्री वहीं चलने दोगे? फैक्ट्री वहीं चलने देंगे। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि मूवेबल मशीन्स, मूवेबल प्लांट मैंने आपको सेल ऑफ कर दिया, लेकिन वो चीज़ वहीं की वहीं रहने वाली। एक्चुअल उठा के आपको डिलीवर नहीं करने वाला कि लो ये मशीन आपके घर पे पहुंचा दी, वो नहीं होने वाला, सिर्फ ओनरशिप चेंज हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि भाई सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। वो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि उसमें मूवमेंट नहीं है, जो चीज़ जहाँ पे थी उसको वहीं का वहीं रखा है। चाहते तो लेके जा भी सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्लियर ये चीज़? अब इसमें भी जब हम टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे, तो अपना वो बेसिक फॉर्मूला तो सिंपल है, डेट ऑफ इनवॉइस वर्सेस डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे अभी एक स्टार मार्क आता है कि इनवॉइस की डेट कब ले सकते हैं कब नहीं। वो एक बार देखना पड़ेगा कि सही टाइम पे इनवॉइस इशू हुआ है या लेट हो गए, वो कंपेयर करना पड़ेगा। अब पहली सिचुएशन में, इसके पहले हम देख रहे थे कि डेट ऑफ इनवॉइस वाले में जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है वो हम कंपेयर कर रहे थे विद डेट ऑफ रिमूवल, ऐसे ही हो रहा था। लेकिन यहाँ जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं, तो रिमूवल हुआ होगा क्या? तो ये डेट में कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिमूवल की डेट तो आइडियली नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ऐसा बोला है, जो टर्म आएगा उसको बोलेंगे डेट ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल।
टू द बायर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, और सामने कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस से। अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि अब ये गुड्स आपके यहाँ यूज कर सकते हो, पोजीशन दे देना, इन शॉर्ट वैसा हो गया। तो मैंने गुड्स आपके लिए अवेलेबल कर दिए क्योंकि फिजिकल मूवमेंट तो उसमें होने वाला नहीं है। तो ये जो डेट होगी, दिस इज द लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस या तो इस डेट पे या इससे पहले आप इशू कर दोगे तो इनवॉइस की डेट यूज कर सकते हो, अदरवाइज कौन सी डेट यूज करनी पड़ेगी, ये वाली। तो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो भी पिछले पॉइंट में आपने देखा। वहां पे क्या था, जो डेट ऑफ रिमूवल थी वो ड्यू डेट थी, तब तक इनवॉइस इशू करना जरूरी था। यहाँ पे वो डेट कौन सी है, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर, उससे कंपेयर करेंगे। बाकी पूरे कैलकुलेशन में एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आया समझ में, कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो डेट्स और एग्जाम्पल वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्लियर, देख लेते हैं इसमें मूवमेंट वाला पॉइंट भी क्लियर किया होगा उन्होंने। देखो नेक्स्ट पेज पे देखना, 39 पे, 39 पे ऊपर आपको एक नोट दिखेगा। वो नोट में ना इनवॉइस इशू करने की बात हो रही है, और उसमें जो 1 और 2 पॉइंट है वो अपन ने अभी देखा वही है। फर्स्ट पॉइंट में डेट ऑफ रिमूवल वाला कंसेप्ट है जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, और जो सेकंड पॉइंट है ना उसमें बोला है डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट। तो ये वो पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ गुड्स का मूवमेंट एक्चुअली नहीं हो रहा है तो अपने डेट ऑफ अवेलेबिलिटी यूज कर रहे हैं ऐसा। बोलो कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ आया? धीरे धीरे सिंपल लगेगा, जैसे थोड़ा पढ़ते जाओगे ना, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कहाँ जा रहा है ये, लेकिन जब धीरे धीरे सारे पॉइंट्स कवर होने लगेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे ट्रीट करना है। तो अभी तक हमने जितना देखा उसमें बहुत सिंपल कंडीशन है, उसको समराइज कर लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं गुड्स का, कि भाई गुड्स किसी को बेचे तो उसका सप्लाई किस दिन कंप्लीट हुआ, जिस बेस पे अब डिपार्टमेंट मुझसे जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। तो उसमें हमने ये देखा कि भाई एक ट्रांजेक्शन में 3 एक्टिविटीज होती है, एक होता है सप्लाई ऑफ गुड्स, एक होता है इशू ऑफ इनवॉइस, और एक होता है पेमेंट रिसीव करना। ये 3 चीज़ें होती है, तो ये तीनों को हमें यहाँ पे कंसीडर करना होता है। मैंने अगर आपको गुड सप्लाई कर दिए, इनवॉइस इशू कर दिया, पेमेंट ले लिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बेसिक 2 कंडीशंस बोला, इनवॉइस वर्सेस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये सुपरफिशियल कंडीशन है फर्स्ट लेवल पे, ये इतना भी ईजी नहीं है कि हाँ इनवॉइस की डेट देखी, पेमेंट की डेट देखी और अर्लियर कर दिया। उसमें ये बोला है कि इनवॉइस वाले पे एक स्टार मार्क है अभी तक, कि इनवॉइस में आपको देखना पड़ेगा कि ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट से पहले इशू किया गया इनवॉइस जो है वो मैटर करता है, उसके बाद जो इशू किया वो मैटर नहीं करता है, फिर आपको डेट दूसरी लेनी पड़ेगी। अब इसमें देखना पड़ेगा गुड्स में मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो रिमूवल वर्सेस इनवॉइस, अगर नहीं होता है तो अवेलेबिलिटी वर्सेस इनवॉइस। जो फाइनल होगा यहाँ से सिलेक्ट होकर आएगा वो कंपेयर होगा पेमेंट के साथ, और दोनों में से अपने फाइनल क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। पूरे फॉर्मूला में हर जगह अर्लियर है, लेटर कहीं नहीं आता है, कि गवर्नमेंट को पैसा जल्दी चाहिए, वो लेटर क्यों बोलेंगे, समझ आ रहा है। वो लेटर के चक्कर में 1 महीना लेट हो गया तो 1 महीना पैसा यूज भी करोगे और सरकार तक पहुंचेगा भी नहीं। तो लेटर तो वो कोई सेंस में बोलने वाले नहीं है, वो हमेशा अर्लियर ही बोलेंगे। ये सिचुएशन रहने वाली है, आगे है समझ में। अब देखो अभी तक मैंने बोला ना, हर पॉइंट पे ट्विस्ट आ रहा है, इसमें कुछ नया ही आता है, ठीक है। तो सरप्राइज एलिमेंट है। या डेट ऑफ इनवॉइस पे मैंने स्टार मार्क लगाया था और मैंने बोला कि इसमें हिडन कंडीशंस है, तो ये बोला यार मैं भी तो थोड़ा सरप्राइज दूंगा, फिर ट्विस्ट क्रिएट तुम कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब मैं एक स्टार मार्क लगा रहा हूँ डेट ऑफ पेमेंट पे। तो अब आपको ये समझ आएगा कि वैसे 2 कंडीशन थी, बट अब 2 नहीं है एक्चुअली में, उन दोनों में भी 2 कंडीशन है। डेट ऑफ इनवॉइस में भी 2 चीज का कंपैरिजन हो रहा है, तो डेट ऑफ पेमेंट में भी एक इंटरनल कंडीशन आने वाली है। अब इतनी ट्विस्टेड कंडीशन नहीं है, लेकिन है तो फिर उसको यूज तो करना ही पड़ेगा, वो भी देख लो। वापस अपने बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या, एक्चुअल कौन सी डेट को अपने डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे, वो यहाँ पे क्लियर आउट करना जरूरी है। इसमें 2 अगेन क्राइटेरिया उन्होंने रखे। अब जैसे अपने सेलर और बायर वाला एग्जांपल ले रहे थे कि मैं आपको गुड सेल कर रहा हूँ, आप उसका पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट लोग यूजुअली कैसे करते हैं, चेक से पे करते होंगे, क्योंकि कैश पेमेंट बिजनेस में कम होता है, उसमें फिर एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। तो वो ये रहता है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या फिर चेक से पेमेंट कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन का नहीं, मैं चेक का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके बेस पे आपको समझ आएगा। अब आपने मुझे चेक भेज दिया, बोले सर ये चेक है आपका पेमेंट, उस पर आपने डेट भी आज की लिख दी या जो भी सिचुएशन है। अब चेक वाले केस में ऐसा तो है नहीं कि इंस्टेंट पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं। अब क्या होगा, चेक मैं बैंक में भरने जाऊंगा, बैंक में भरूंगा तो क्लियरिंग में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है यूजुअली क्लियरिंग में, चेक भरते हैं तो चेक पास होने में कितना टाइम लगता है, 2 दिन लगते हैं ना। आज भरोगे तो परसों पास होगा, ठीक है, वैसा होता है यूजुअली। और आज भी डिपेंड करता है, आपने वो क्लियरिंग के टाइम से पहले भर दिया ना, तो कल शाम को 7-8 बजे तक आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। आज आपने 12-1 बजे के बाद चेक भरा तो परसों आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो यूजुअली 1 to 2 डेज का क्लियरिंग टाइम होता है। तो आज आपने मुझे चेक दिया, वो चेक मैं बैंक में भरने जाऊंगा, फिर वो क्लियर होगा, फिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट होगा। और ये कोई फिक्स रूल है कि आज चेक दिया है तो कल के कल ही भरने जाना पड़ेगा, 2-3 दिन बाद जाऊँ तो चलेगा? चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 मंथ्स की, ये आपको पता है ना।
तो अगले 3 महीने में मैं कभी भी वो चेक भर सकता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाऊंगा तो वो क्लियर नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे पेमेंट वाले केस में ऐसा बोला है कि एक इफेक्ट ये होता है कि मैं एंट्री करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दूंगा पेमेंट रिसीव। और एक होता है कि एक्चुअली में पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। समझ आ रहा है? ये दोनों बातें एक ही डेट पे हो जाएंगी? नहीं। आज आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में भरा, 2 दिन बाद क्लियर हुआ, फिर मैसेज आया बैंक से कि भाई चेक पास हो चुका है, दैट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। और एक होता है मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर ली, पेमेंट रिसीव। तो मैं दोनों में से पहले कौन सी चीज होती होगी? पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा या पहले बैंक में पैसा क्रेडिट होगा? जरूरी 100% हर केस में पहले मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर ही दूंगा कि पेमेंट आ गया, या चेक पास होने का वेट करूंगा? हो सकता है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बायर हो ना, आपका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो क्या कितने लोगों के साथ फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं, या कितने लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि इसका चेक आ भी गया है ना तो कोई श्योरिटी नहीं है कि पैसा आ जाएगा। चेक तो ये दे के ही जाता है, लेकिन जब भरते हैं तो पास नहीं होता है। ऐसा भी तो ट्रैक रिकॉर्ड होता है लोगों का। अब अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा है ना, मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा भाई अभी एंट्री मत कर, इसका चेक भर देते हैं पहले, अगर मैसेज आ गया ना पास हो गया तो एंट्री कर देना, ऐसा भी तो हो सकता है। और जो रेगुलर पार्टी जिनके साथ रेगुलर बिजनेस चलता है, भाई पता है इनका चेक आ गया मतलब पेमेंट आ गया, बाउंस कभी नहीं होता। तो जैसे ही आपका चेक आया ना, मैंने एंट्री कर दी, फिर भले मैं 10 दिन बाद भी भरूंगा ना तो मुझे पता है कि पैसे आ ही जाएंगे। तो वो दोनों में से कुछ भी पहले हो सकता है, कुछ भी बाद में हो सकता है। तो ये चीज ऐसी है कि अगेन ये दोनों इफेक्ट में से हमें सिलेक्ट क्या करना है, विच एवर इज अर्लियर। समझ आए? तो अब ये 2 कंडीशन नहीं, एक्चुअली में 4 कंडीशन है, क्योंकि इनवॉइस के अंदर 2 कंडीशन, विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट के अंदर 2 कंडीशन, विच एवर इज अर्लियर, फिर ये दोनों कंपेयर होगा अगेन विच एवर इज अर्लियर। समझ आए? तो करना तो पूरे चैप्टर में विच एवर इज अर्लियर ही, उससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन कौन सी डेट लेनी है कौन सी नहीं लेनी वो पता होना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं ना, एमसीक्यू में ना 1-2 डेट आपको ऐसी देते हैं जो काम की नहीं होती, कंफ्यूजिंग वाली, तो बोले ये तो है ही नहीं फॉर्मूला में, आप याद करके गए, बोले सेक्शन 12 का कोई भी सम आए विच एवर इज अर्लियर। वो जो गलत डेट दे रखी है ना, बोगस डेट जिसका कोई यूज नहीं है, वही होती है सबसे अर्लियर वाली, आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा आपका। तो ऐसे शॉर्टकट मत लगा लेना कि सर बोल रहे हैं समझा रहे हैं, ठीक है अपने लिए फिक्स है विच एवर इज अर्लियर, आंसर वही आना है, ऐसा मत करना। क्योंकि इन डेट्स के अलावा कोई और 5वीं डेट दे दी आपको, कुछ भी XYZ लिख के, और आप वो सबसे पहले वाली डेट हुई तो आप आंसर वो लगा के आ जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो कंसेप्ट तो आपको पता रखना ही है, लेकिन अल्टीमेट आइडिया जो है विच एवर इज अर्लियर पे चल रहा है वो ठीक है। आगे समझ में क्लियर? अब देखो थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, क्लाइमैक्स में समझ में आता है पिक्चर में चल क्या रहा है। ये उस टाइप का प्रोविजन है। स्टार्टिंग में लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई, कौन सा इनवॉइस, सब बाउंसर जा रहा है। बट अब पूरी स्टोरी क्लियर हुई होगी कि एग्जैक्टली कैसे काम हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? तो सब सेक्शन 2 में आपके जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर करा लिए। और ये जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया ना, ये देखना पेज नंबर 38 पे नीचे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आप पढ़ लो, ये वही पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा।